तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए संसाधन और विकास। इस चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, इस चीज़ को पहले देखते हैं। तो जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी उससे आर्थिक रूप से उसमें संभावना है कि अर्थ को कमाया जा सकता है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ऐसे प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। ये हो गया संसाधन। और विकास की बात करते हैं तो संसाधनों से किस तरह संसाधनों का प्रयोग किया जाए और उनका प्रयोग करके विकास को आगे बढ़ाया जाए, ये है संसाधन और विकास। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है। ऐसे संसाधनों को हम जैव संसाधन, जो इसके 2 भाग हैं उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के। कौन कौन से? जैव और अजैव। अजैव में कौन कौन से आते हैं? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई। जैव संसाधन में मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया। ये तो हो गया पहला, उत्पत्ति के आधार पर। अब आता है दूसरा, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु और जल, इनको फिर से रीयूज किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो एक बार में उपयोग में लाने के बाद पुनः उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनका निर्माण, विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इनका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ है और इनको यूज करने के बाद पुनः इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब तीसरी बात आती है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जैसे निजी स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे इनमें क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन इन्हें कहा जाता है, निजी स्वामित्व वाले। और ऐसे संसाधन जो समुदाय के अंडर में हैं, दूसरे ये हो गए जिन्हें सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं। और किसी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्र की अगर बात किया जाए कि तट रेखा से 200 मील दूरी से अधिक खुले महासागरीय संसाधन में किसी देश का अधिकार जहां पर नहीं होता, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो ऐसे संसाधन होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इन पर क्या होता है, इन पर जो अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं इनका अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है। और ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। पहला निजी स्वामित्व, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब विकास के स्तर के आधार पर ये संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पे पहला ये है, जैसे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है? ये वे संसाधन होते हैं किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। ऐसी संभावना की जाती है कि यहाँ पर संसाधन है, तो पहला हो गया संभावी संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन। ये विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा जो है निर्धारित की जा चुकी है और उनका उन्हें विकसित संसाधन का उनका उपयोग हो रहा है। उनकी गुणवत्ता को, क्वालिटी और उसकी कितनी मात्रा है, इसको पहले से निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं
विकसित संसाधन। अब पर्यावरण में जो तीसरा आता है भंडारित संसाधन। ऐसे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, ऐसे संसाधनों को भंडारित संसाधन कहते हैं। अब चौथा है संचित संसाधन। संचित संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें अभी तक टेक्नोलॉजी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में इन्हें लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे संसाधनों को संचित संसाधन कहते हैं। तो संसाधन, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसे समझना है। इसके बाद क्वेश्चनों का जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनको मैंने 4 प्रकार के मेनली बताया, फिर इसके पार्ट भी आपको बताया। ये चीज़ हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसने कहा था हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है? ये कोटेशन किसने कहा था? तो ये कोटेशन कहा था महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये कथन था। इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन हैं, पेटी भरने के लिए नहीं है। अगर ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पहला ये ऐसा भी पूछा जाता है कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है, तो ये भी महात्मा गांधी का कथन है। और इसी को दूसरे वे से भी कह सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये कथन था महात्मा गांधी को, जो काफ़ी फेमस कथन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैव और अजैव संसाधन के एग्जाम्पल दीजिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप देखिए, जैव संसाधन में प्राणी जात आता है, मानव आता है, पशु आता है, यानी जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन में धातुएं हो गई, चट्टानें हो गई, जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में ये 3 से लेकर 14 जून 3 से 14 जून के बीच, 14 जून 1992 में 100 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 100 प्लस देश इसमें थे, और इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना इसका उद्देश्य था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, उद्देश्य क्या था, इसको भी आपको पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये किताब किसने लिखा है? तो ये इसके राइटर हैं सुमेसर इसके राइटर हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब आप ये सोचते होंगे कि ये किताब इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है रखती है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये एक्सप्लोर करती है आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इस किताब में आइडिया ऑफ सस्टेनेबल यानी सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है, और ये कहा गया कि कन्वेंशनल जो संसाधन है उसका अगर अनलिमिटेड यूज किया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी बताया गया। तो ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सोमेश्वर इसके राइटर हैं, जिन्होंने सतत पोषणीय विकास के बारे में बहुत कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस उत्तर पूर्वी राज्य का भू उपयोग की दृष्टि से पूरी तरह सर्वेक्षण किया जा चुका है? तो ये हो गया असम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। वातावरण में मौजूद हर वह वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है उसे हम कहते हैं क्या? संसाधन कहते हैं। जो भी चीज़ हमारे वातावरण में मौजूद है और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, तो ऐसी प्रत्येक वस्तु को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं।
और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तो ऐसी प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अवनालिका कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन ज़्यादातर चंबल के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जो इधर मालवा का पठार है, इस क्षेत्र में चंबल का एरिया है, तो वहाँ पर अवनालिकाएं बहुत बड़ी बड़ी सी नालियाँ बन जाती हैं, जिसे अवनालिका कहा जाता है। जो बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटता है और गहरी गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिका अपर्दन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये अति सिंचाई है। आप देखेंगे जब से हरित क्रांति हुई तो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। यहाँ पर जल का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, धान और गेहूं की खेती की गई। आप जानते हैं धान और गेहूं की खेती में ज़्यादातर जल की आवश्यकता होती है, तो अति सिंचाई के कारण पंजाब में भू निम्नीकरण इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 10, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो ये एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो का है, सतत पोषणीय विकास करना। अब ये टर्म आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, इस टर्म को भी आपको पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? यह एक ऐसा विकास है, यानी संसाधनों का ऐसा प्रयोग करके विकास करना है कि आने वाली पीढ़ियों का विकास होता रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, और ऐसा करके अपने संसाधनों का उपयोग करके विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। यानी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जब विकास किया जाता है, तो ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। कथन और कारण वाले आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 यानी 4 ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो कथन और कारण पर ही होंगे। ये हर आजकल सीबीएसई बोर्ड में ये 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, तो इन्हें भी आपको तैयार करना पड़ेगा। पहला कथन ये है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन तथा कारक दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना है। तो पहला जब ऑप्शन आप चुनेंगे, कथन ए तथा कारक आर दोनों सत्य हैं तथा कारक कथन की सही व्याख्या है। तो पहला जब भी आप ए चुनेंगे तो मतलब दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। अब ये दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है, तब बी हो जाएगा। और सी तब होगा जब ए कथन सही है लेकिन आर असत्य है, तब आपका सी हो जाएगा। और डी क्या है? ए सत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है, तो इसका अपोजिट कर दिया, सी का अपोजिट डी कर दिया। और यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे किया था कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। और कथन ए सत्य है, आर गलत है या असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसे आपको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कथन है, जलोढ़ मृदा धान गेहूं अनाज दालों के लिए आदर्श होती है। तो एकदम सही समझ में आ रहा है कि जलोढ़ मृदा धान होता है, गेहूं होता है, अनाज होता है, दालें के लिए आदर्श होती है। ठीक है, कथन तो सही है। अब बात आती है कि जलोढ़ मृदा नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो जलोढ़ मृदा नमी जो धारण करने की क्षमता होती है वो काली मृदा, काली ब्लैक सॉइल में काली मृदा में नमी पाई जाती है। यानी पहला तो सही है पर दूसरा गलत है। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु कथन सत्य है परंतु आर असत्य है, ये आपको समझना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्या करते हैं, आपको केवल ये लिखना है कि ऑप्शन सी सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें, अब जब ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है, अगर सी सही तो सी लिखना है, यानी कथन सत्य है और ये चीज़ लिख देना है, कथन ए सत्य है लेकिन
आर असत्य है। लेकिन ऐसा बच्चे नहीं करते, इसको ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और सी आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सी लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता ही एकमात्र जरूरी दशा नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं आप। देखें झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, लेकिन झारखंड अभी भी पिछड़ा हुआ है। उड़ीसा में भी यही कंडीशन है, लोहा भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो ये सही लग रहा है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता ही एकमात्र जरूरी दशा नहीं है। अब देख लेते हैं कथन कारक क्या कहता है, संसाधनों का होना ही नहीं बल्कि उसके विकास के लिए समुचित तकनीकी का उपलब्ध होना किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए क्या है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, क्योंकि संसाधनों का होना ही नहीं बल्कि उसके विकास के लिए समुचित तकनीकी का उपलब्ध होना किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। बात तो सही है। तो यानी देखिए संसाधन के ऊपर भी बात कर रहा है और नीचे भी संसाधन की बात कर रहा है, किसी क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता, और नीचे क्या कह रहा है, संसाधनों का होना ही नहीं बल्कि विकास के लिए, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कथन भी सही है और कारक भी सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए आपको लिखना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है। बिल्कुल सही है, प्रकृति का मुफ्त उपहार है। मृदा वायु जल जैसे संसाधन प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है। तो अब तो आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए तो सही है पर आर गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ए सत्य किंतु आर असत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सीढ़ी नुमा खेती द्वारा मृदा को बिल्कुल नहीं, सीढ़ी नुमा खेती मृदा अपरदन को बिल्कुल नहीं रोकती। तो ये क्या लगता है, ये गलत है आपका, क्योंकि सीढ़ीदार जो खेत बनाए जाते हैं उससे मृदा क्या होती है, रुकती है, रुक रुक करके पानी रुक करके नीचे जाता है, और सीढ़ी नुमा खेती मृदा अपरदन को बिल्कुल नहीं रोकती। तो ये गलत हो गया, यानी ए गलत है। अब ए गलत है, इसका मतलब कि ऑप्शन ये बी सही होगा। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी अवनालिकाएं बनाता है। तो बिल्कुल सही है, ऊपर भी आपने देखा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए असत्य किंतु आर सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूमि एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। तो बहुत उपयोगी संसाधन है, भूमि के बगैर किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, भूमि बहुत उपयोगी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों में बात भूमि की चल रही है, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए भी सही है, कथन भी सही है, और कारक भी सही है, और व्याख्या भी करता है कारक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। चलिए अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।